पर फोर्स लगाएंगे तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक बॉडी मूव करेगी, दूसरा बॉडी मूव नहीं करेगी। ये दोनों इफेक्ट क्यों पैदा होंगे, इस सिचुएशन में पैदा होंगे, क्लियर टू यू। ओके, एक बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और ये मूव नहीं करती, अगर मूव नहीं करती है तो हमारा सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। सेकंड लॉ हमको क्या बताता है, whenever we apply force on a body there has to be acceleration, that is calculation। फर्स्ट लॉ भी हमको क्या बताता है कि ये बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी कंडीशन ऑफ मोशन चेंज होगी, एक्सेलरेशन होना चाहिए, और ये मूव नहीं करता है। अगर ये मूव नहीं करता है तो एक बात हम सर्टेन मान लेते हैं कि इस पर फोर्स नहीं लगा, लेकिन हमने तो लगाया, तो हम ये समझ जाते हैं कि इस पर कोई और एजेंट भी फोर्स लगा रहा है जो कि हमारे फोर्स को कैंसिल कर रहा है, हमारे फोर्स को कैंसिल कर रहा है। तो यहां पर हमने इधर फोर्स लगाया, किसी ने इस तरफ फोर्स लगा दिया, इक्वल एंड अपोजिट। ये अब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, एंड द बॉडी विल नॉट मूव। सो इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी and it does not move, we will understand that surely there is a force of reaction, or there is another force which is nullifying this force, which is balancing this force। ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं when the body is not moving, then we say the body is in equilibrium। अब इस पर के दो फोर्स लग रहे हैं, हो सकता है ये एक तीसरा फोर्स लग रहा हो सकता है ये चौथा फोर्स लग रहा हो, ये इधर एक फोर्स लग रहा है, ये इधर एक फोर्स लग रहा है, इतने सारे लग रहे हैं और फिर भी बॉडी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, नेट फोर्स 0। एंड व्हाट इज नेट फोर्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द वेक्टर फोर्सेस इज 0। तब ये बॉडी नहीं चलेगी, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दो चीजें आपको याद रखनी हैं। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, 0। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट, 0। That is sigma of the forces is 0 and acceleration is 0 and body is said to be in equilibrium। तो ये तीन चीजें 1, 2, 3 ये एक फैमिली बन गए, इनको आप याद रख लेंगे, ठीक है। When a body is in equilibrium, then sum of all the forces is 0 and its acceleration is 0। ये equilibrium condition हो सकती है फोर्स के लगने से। फोर्स के लगने से एक दूसरी कंडीशन भी पैदा हो सकती है, वो कंडीशन जो हमने पढ़ी लॉज ऑफ मोशन में, दैट व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी इट विल मूव, इट विल हैव सर्टेन एक्सेलरेशन। ओके, तो ये है, दिस इज इफेक्ट 1। अब इफेक्ट 2 देखिए, ये इफेक्ट 1 को ये बार बार हमको आएगा, और इसमें जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, कैसी कैलकुलेशंस करेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। ये सिग्मा एफ इक्वल टू 0 के, ये एक ऐसी चीज है मैथमेटिकल जो हमको बहुत से इक्वेशन देती है, जैसे ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्स, इसका अगर हम टोटल कर देंगे तो कितना होगा, 0। ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, सिग्मा एफ वाई, ये भी कितना होगा, 0। ऑल द फोर्सेस इन एनी वन डायरेक्शन,
इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, वी मेक इक्वेशंस। किसी भी लाइन के फोर्सेस को ले लीजिए, सबका सम लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। ये हमको एक इक्वेशन देगा, इक्वेशन से हम अननोन क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो जब भी आपको इक्विलिब्रियम शब्द मिलता है, यू विल गेट आइदर दिस और दिस और दिस। ठीक है, ऐसे एक एक न्यूमेरिकल से हम 4-4, 5-5 इक्वेशन बना सकते हैं 0 पर। ठीक है, और उससे अपनी अननोन क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम अगली चीज पे आते हैं। अगर हमारे फोर्स के बराबर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा रहा है और सम ऑफ फोर्स 0 नहीं हो रहा है, अगर sum of forces is not 0, then there will be a resultant force, there will be a net force. So if sum of forces is not 0, then there is a resultant force. एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, therefore then there has to be motion. Motion means acceleration. Okay, and this acceleration is how much? Net force divided by mass. तो बस इतना सा। इसका ये मतलब है कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने के दो इफेक्ट हो सकते हैं। वो बॉडी मूव नहीं भी कर सकती है, मूव कर भी सकती है, और दोनों में हमको क्या इक्वेशन मिलते हैं? अगर वो मूव नहीं करती है तो सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 और सिग्मा इन एनी लाइन इज 0। अगर वो मूव करती है तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा? एक्सीलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास। क्यों मूव करेगी और क्यों नहीं मूव करेगी? अगर उस पर सम ऑफ फोर्सेस 0 हो गया तो मूव नहीं करेगी, और सम ऑफ फोर्सेस 0 नहीं हुआ, नेट फोर्स बना, तो वो मूव करेगी। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन आपको याद रखनी है। ओके, अब इसके बाद अगली चीज और ले सकते हैं कि फोर्स का इफेक्ट। फिर से फोर्स का इफेक्ट, फोर्स हमने लगाया, उस पर एक्सेलरेशन हुआ। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एक रिएक्शन पैदा होगा। उस रिएक्शन के पैदा होने से ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये वाली जो बॉडी है, ये बॉडी कंप्रेस हो जाएगी। देखिए, ये थोड़ा लॉ ऑफ मोशन से हटके है, आगे जाकर हमको जब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो इसमें काम आएगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो मूव नहीं करती है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंशन पैदा हो जाता है, एक प्रेशर पैदा हो जाता है। देखिए, ये हमने फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव नहीं की। क्यों मूव नहीं की? जरूर इधर फोर्स लगा होगा। अब इस बॉडी पर इधर से भी फोर्स लगा है, इधर से भी फोर्स लगा है, दोनों तरफ से फोर्स लगा है, ऐसे। तो ये अंडर प्रेशर आ गई, अंडर टेंशन आ गई। उसके बाद दूसरी सिचुएशन देखिए, हमने एक फोर्स लगाया और इधर से कोई फोर्स नहीं लगा, और ये बॉडी में फिर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, और ये ऐसे चला, एक्सेलरेट होगा। क्या ये वी शेप हुआ? क्या इसमें कोई टेंशन आया? नहीं आया। तो जब हम किसी फोर्स के, ये फोर्स क्या चाहता है? ये फोर्स इस बॉडी को चलाना चाहता है। ठीक है, अगर ये नहीं चलना चाहता तो इधर एक उल्टा कोई फोर्स होगा जो इसको चलने नहीं देगा, कोई अंडर टेंशन आ जाएगा। और अगर ये चल पड़ता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये
आगे जाके प्रॉपर्टीज में हमको काम आएगा। अगर आपको पेरेंट्स बोलते हैं आप पढ़िए, उन्होंने फोर्स लगाया पढ़ने के लिए, आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपके दोस्त ने फोर्स लगाया, हम फिल्म चलते हैं, उल्टा फोर्स लगा दिया। अब आप कैसे हो गए? अंडर टेंशन। टेंशन आ गया आपको, ठीक है। अब पेरेंट्स ने कहा पढ़ो, आप पढ़ने चले गए, ये वाला उसको नहीं माना, फिर पढ़ने चले गए, फिर टेंशन हुआ, ठीक है। इसने कहा फिल्म चलो, पेरेंट ने कहा चले जाओ, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। लेकिन अगर दोनों तरफ से आ गया तो यस, ये फोर्स से क्रिएट होता है। इसको हम आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी कि फोर्स का इफेक्ट, या तो फोर्स आपको सुनिए, या तो फोर्स आपके अंदर टेंशन क्रिएट कर देगा और डिफॉर्मिटी कर देगा। डिफॉर्मिटी से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, जैसे हमारी बॉडी में, हमारे साइकोलॉजी में प्रॉब्लम हो। और अगर हम पे किसी ने फोर्स लगाया, हमने उसका कहना मान लिया और चल पड़े, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफॉर्मिटी नहीं, ठीक है। एनीवे, दीज आर इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। अब अगली चीज जो हम लेते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम एक टेक्निक होती है। टेक्निक टू कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ फोर्स। कितना फोर्स किस बॉडी पर क्या काम करेगा, उसके लिए हम एक टेक्निक लगाते हैं और उस टेक्निक से नेट फोर्स निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। ये किस तरह से काम करती है? देखिए, ये छत पर हमने एक पुली लटकाई है और इस पुली पर ये एक स्प्रिंग लटकाई, ये यहां पर एक वेट दे दिया है, दिस इज 10 kg, और यहां पर हमने एक दूसरी पुली लटका दी। इस पुली पर हमने 2 वेट दे दिए, इधर हमने दिया 9 kg और इधर हमने दिया 6 kg, 9 kg एंड 6 kg। ये इस पुली पर है। सिर्फ इतने को देखिए, 9 kg 6 kg, और नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा? तो 6 kg किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। इन दोनों को देखिए, ये एक बॉडी है, इसका वेट कितना है, मास कितना है? 15 kg। इसका वेट कितना है? 10 kg। तो कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर जाएगा? ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे जाएगा। तो ये 6 kg नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो 9 kg भी नीचे आ रहा है, 6 kg भी नीचे आ रहा है। दोनों नीचे आ रहे हैं कि नहीं? ये ऊपर उठ रहा है और ये नीचे जा रहा है। लेकिन इन दोनों को देखने से क्या पता लगता है कि 6 kg ऊपर जा रहा है। तो अल्टीमेटली 6 kg नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? हाँ, तो ये आपको कंफ्यूजन हुआ कि हमको नहीं मालूम कि वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। क्यों? हम इसलिए नहीं जानते कि ये पूरी कितने एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है और ये 6 कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। इस पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं। ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है। फिर से इसको हमने कर दिया 20 kg, 20। अब ये किधर जाएगा? नीचे।
ये किधर जाएगा? ऊपर। ये 9 kg किधर जाएगा? तो ये 9 kg अल्टीमेटली नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये नीचे जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन है 5। इस 6 के कंपैरिजन में ये जो 9 है ये नीचे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 3। अब बताओ 9 नीचे जाएगा कि ऊपर? ऊपर जाएगा। जबकि 6 के कंपैरिजन में कैसा जा रहा है? नीचे। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने होते हैं, और इसके लिए जो हम टेक्निक लगाते हैं, दैट टेक्निक इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में एक डायग्राम में बहुत सारे वेट कैरिंग कंपोनेंट्स हैं, हर एक पर अलग अलग फोर्स लगता है। हम उसमें से जिसका एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना होता है, उस बॉडी को बाकी पूरे सिस्टम में से अलग कर लेते हैं। उस बॉडी को अलग कर लेते हैं। जैसे अगर हमको इस 6 kg का एक 6 kg हमने यहां पर अलग कर लिया, 6 kg। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस हम कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इसी पर लगने वाले। अब इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन से हैं? ये इसका टेंशन है T, इसका टेंशन है T, इसका टेंशन है T2, इसका टेंशन है T2। तो सिर्फ इस बॉडी पर T2 ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ये रहा T2, ये रहा mg। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन है a, तो इसका नेट फोर्स क्या हुआ? ma। और ये नेट फोर्स कितना होगा? mg माइनस t। ये हमने एक इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन में आप देखिए, क्या आपने 9 kg लिया? नहीं लिया। 20 kg नहीं लिया। इसका टेंशन T1 नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। सिर्फ हमने क्या लिया? इसमें हम सिर्फ इस बॉडी पर लगने वाला वेट नीचे की तरफ, इस पर लगने वाला टेंशन ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन a। सिर्फ इस बॉडी पर लगने वाली क्वांटिटीज हमने लेनी है, बाकी क्वांटिटीज नहीं लेनी। ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया, इस डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसी एक बॉडी को बाकी पूरे सिस्टम में से कर देना, उसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस और उसी बॉडी पर लगने वाला एक्सेलरेशन, इनको करना, दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। इस फ्री बॉडी डायग्राम की अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करके हम कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो उसके न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीजें आप जब सब समझ जाएंगे तब हम इसके बड़े वाले न्यूमेरिकल बनाएंगे लॉज ऑफ मोशन। तो अभी तक जो हम लोग चीज पढ़ चुके, इफेक्ट ऑफ वेट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या से हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है। वेट ऑफ कोर्स हमने एक सिचुएशन, दूसरा हम लोगों ने ये देखा अगर मोशन होता है एक्सीलरेशन तो उसको हम कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन मास, और जरूर उसमें कोई ना कोई नेट फोर्स होगा। इसी को उल्टा कर दो, अगर नेट फोर्स है तो एक्सीलरेशन जरूर होगा। ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनाए जाते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम के प्रैक्टिस के पहले हमको एक तरह का फोर्स और समझना है, एंड दैट फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन टेंशन का फोर्स क्या? आप सबको टेंशन होती है। टेंशन कब होती है? टेंशन तब होती है जब दो तरफ से फोर्स लगता है। ठीक है।
दो तरफ से फोर्स लगता है तभी टेंशन होता है। एक तरफ फोर्स हो और आप चलते चले जाइए, अगर एक्सेलरेशन आ गया, मूव कर गए तो टेंशन नहीं होता। यहां फिजिक्स में हम टेंशन यूज करेंगे विद रेफरेंस टू स्ट्रिंग्स। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के साथ हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया, बांधकर यहां पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। इस स्ट्रिंग में मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है और इनके बीच में एक फोर्स होता है दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये एक फिक्स डिस्टेंस है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है। अगर हम इस फिक्स डिस्टेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो ये वापस आने की कोशिश करता है। अगर हम इस डिस्टेंस को कम करेंगे तो भी ये वापस जाने की कोशिश करता है। ये चीज हम लोग रब दिखते हैं, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये वापस चला जाएगा और अगर दबाएंगे तो भी ये वापस आ जाएगा। ये किसके कारण से होता है? दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, अब जब हम इसको खींचते हैं तो हमने इस पर फोर्स लगाया, इस तरफ इसने इस पर फोर्स लगाया क्योंकि ये दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, एक फोर्स है। इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, इस पर और इस पर फोर्स आ गया। अब ये चीज अपनी जगह से नहीं हिली। अगर नहीं हिली तो क्या होगा? इनमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आ जाएगा और फोर्स लगा रहेगा। ये जो फोर्स इसमें लगा है, इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। ये स्ट्रिंग में टेंशन हो गया। अब जरा टेंशन की डायरेक्शन देखिए, यहां पर टेंशन की डायरेक्शन, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो यहां पर टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ है, टेंशन, क्योंकि धागा इसको किधर खींच रहा है? इस तरफ। अब यहां पर देखिए, ये वाली सरफेस और ये वाला मॉलिक्यूल, इस सरफेस ने इस मॉलिक्यूल को इस तरफ खींचा। न्यूटन थर्ड लॉ से ये मॉलिक्यूल इस सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा और इसको इस तरफ खींचेगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये जब इसको इधर खींचता है तो इस पर भी फोर्स लगा इस तरफ। ये वाला मॉलिक्यूल इसको ऐसे खींचता है, तो ये मॉलिक्यूल जब इस पर राइट साइड पे फोर्स लगाता है तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाता है। इसी तरह से ये इस पर फोर्स लगाता है। ये सब क्या है? फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये वाले राइट वाले क्या है? फोर्स ऑफ एक्शन। और लेफ्ट वाले क्या है? फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो हम ये देखते हैं इस सरफेस पर फोर्स ऑफ रिएक्शन, इस मॉलिक्यूल पे रिएक्शन, इस मॉलिक्यूल पे रिएक्शन, इस पर रिएक्शन। तो हर मॉलिक्यूल पर एक्शन का फोर्स एक तरफ और रिएक्शन का फोर्स उल्टी तरफ, दोनों फोर्स कर रहे हैं। ये वाला जो फोर्स है, यही फोर्स कहलाता है टेंशन। So this force of action and reaction is tension। और ये जो टेंशन का फोर्स है, इसको कोई भी एक डायरेक्शन में आप पकड़ लीजिए, उसको टेंशन कहेंगे। तो टेंशन की दो चीजें हमको समझनी है। टेंशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको समझनी है। एक तो ये कि टेंशन की डायरेक्शन कौन सी होती है। देखिए, इस फोर्स ने इस सरफेस को इस तरफ खींचा और इसी फोर्स ने इस सरफेस को इस तरफ खींचा, तो टेंशन की डायरेक्शन किधर हुई? तो आंसर है दोनों तरफ। टेंशन हैज डायरेक्शन बोथ वेज। ओके,
It always puts the surface in contact. It always pull the surface in contact. The direction at two ends are opposite to each other. देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन है और यहाँ पर ये डायरेक्शन है, ये पूरी स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में दोनों एंड्स में टेंशन की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट टू ईच अदर। तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा एक कैसी दी जाएगी? एक किनारे पर इस तरफ और किनारे पर इस तरफ। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाने से स्ट्रिंग को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं और स्ट्रिंग वापस आना चाहती है, तो वापस आने के लिए इसको इधर खींचेगी और इसको इधर खींचेगी। तो टेंशन की डायरेक्शन में कभी कंफ्यूज मत होइए कि टेंशन की डायरेक्शन लेफ्ट है कि राइट है। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? बोथ साइड्स। ठीक है, इधर के ऑब्जेक्ट को उल्टा खींचेगी, इधर के ऑब्जेक्ट को भी उल्टा खींचेगी। दैट इज टेंशन। दूसरा, टेंशन क्या सिर्फ किनारे पर होता है? नो। इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, तो हमने एक चीज समझ में आ गई, टेंशन स्प्रेड थ्रू आउट द स्ट्रिंग। टेंशन स्प्रेड्स throughout the string. पूरे स्ट्रिंग में टेंशन फैला हुआ होता है। ठीक है, टेंशन होता क्या है? फोर्स। जहां पर भी इसका कांटेक्ट होगा स्ट्रिंग छोटा होने की कोशिश करती है और टेंशन की डायरेक्शन उल्टी तरफ होगी, यानी स्ट्रिंग के अंदर की तरफ होगी, किनारे से अंदर की तरफ, किनारे से अंदर की तरफ, ये किनारे से अंदर की तरफ। तो ये स्ट्रिंग पर लगने वाला टेंशन हर जगह पर एक जैसा रहेगा। ठीक है, ये टेंशन का फोर्स। ओके, इस टेंशन के फोर्स को समझने के बाद अब हम लोग एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। That example will be pulley example the weight on pulley. ये एक सिंपल पुली है जो कि यहां पर घूम सकती है एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस। ये फ्रिक्शनलेस है और इस पर हमने स्प्रिंग डाल दी। वो स्प्रिंग ऐसे और ये इस तरह से, एक तरफ एक मास लगाया M1 और एक तरफ ये दूसरा मास है M2। इसमें से किसी भी एक का मास ज्यादा है, मान लीजिए M2 इज लार्जर देन M1। अगर M2 लार्जर देन M1 है तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? M2 नीचे आ रहा है और अगर ये नीचे आएगा तो M1 ऊपर जा रहा है। लेट अस सपोज इट हैज एक्सीलरेशन A। एक्सेलरेशन जहां भी होता है वहां नेट फोर्स लगता है। अब इसके नेट फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक, पूरे सिस्टम को एक सिंगल बॉडी मानकर
और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम। पूरे सिस्टम को अगर हम एक सिंगल बॉडी मानते हैं तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? हम पूरे बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। ये फोर्स इधर लग रहा है कितना? M2G। ये फोर्स इधर लग रहा है M1G। ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर नेट फोर्स कितना है? M2G स्ट्रिंग से पुली को कैसा घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज, ऐसा सिस्टम। और M1G कैसा घुमाना चाहता है? ऐसे उल्टा। बड़ा कौन है? M2G। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स M2G माइनस M1G। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? M1 प्लस M2। पुली को हमने मान लिया मासलेस, फ्रिक्शनलेस। तो टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2, सिस्टम का मास। तो ये है फोर्स और ये है मास। देन व्हाट विल बी एक्सीलरेशन? M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाय G। ये आ गया एक्सीलरेशन। ठीक है। लेकिन इस एक्सीलरेशन के बाद अगर हम ये कहेंगे टेंशन निकालो, तो टेंशन निकालना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। ओके, ये एक मेथड है, बड़ा सिंपल मेथड है। एंड दिस मेथड बी यूज फॉर कनेक्टेड बॉडीज। ये दोनों बॉडी आपस में कनेक्टेड हैं और इसको हम नाम क्या देते हैं? कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज के लिए हम ये दो स्टेप करते हैं, नेट फोर्स एंड टोटल मास, उससे एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें से फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन हम लेते हैं, इस बॉडी को हमने फ्री किया है। इस बॉडी को नीचे कौन खींच रहा है, ऊपर कौन खींच रहा है? नीचे M2G खींच रहा है, ऊपर ये स्प्रिंग खींच रही है। स्प्रिंग जिस फोर्स से खींचती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन। तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन के लिए नियम हमको मालूम है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन एक जैसा रहता है। तो यहां पर अगर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन कितना होगा? T। यहां पर भी टेंशन कितना है? T। और यहां पर भी टेंशन कितना है? T। ये जहां पर बॉडी के साथ कांटेक्ट है, टेंशन की डायरेक्शन उल्टी। यहां पर T ऐसा है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा और इधर ये T की डायरेक्शन है। सब जगह क्वांटिटी कैसी है? सेम। सबका टोटल करिए 0 प्लस T माइनस T प्लस T माइनस T। इस तरह से ये टोटल टेंशन यहाँ पर। लेकिन जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सिर्फ उतनी चीजें लेंगे जो इस पर लगती हैं एक बॉडी पे। तो इस एक बॉडी को हमने यहां फ्री बना दिया ऐसे। ऊपर की तरफ फोर्स T, नीचे की तरफ फोर्स mg और इसका एक्सेलरेशन कितना है? a इज द एक्सेलरेशन। अगर a इसका एक्सेलरेशन है तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? m इंटू a। ये इसका नेट फोर्स आ गया m इंटू a। नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ T और नेट फोर्स ma। किस तरफ? नीचे की ऊपर, नीचे। तो T और mg में कौन बड़ा होना चाहिए? mg बड़ा होना चाहिए। ओके, यहां से इस बॉडी को हमने फ्री कर लिया। अब हम इसको नहीं देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको भी नहीं देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। हमको और किसी से मतलब नहीं, हमने सिर्फ क्या लेना है?
इस एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स और इस एक बॉडी पर होने वाला एक्सीलरेशन, बस। दूसरे का एक्सेलरेशन जो भी होगा, वी आर नॉट कंसर्न। इसी का एक्सेलरेशन ए है, तो इसका इक्वेशन क्या बना? mg माइनस टी नेट फोर्स किसके बराबर? m2a 2 m2g नीचे, t ऊपर, और m2a इसका नेट एक्सेलरेशन। अब दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाइए। ये वाली बॉडी को करिए, इसका डायग्राम। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? m1g नीचे, t ऊपर। रिजल्ट क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? a। तो नेट फोर्स इस पर कितना है? m1 इंटू a। नेट फोर्स ऊपर की तरफ m1 इंटू a। अब ये नेट फोर्स किससे बना होगा? टेंशन बढ़ा कि mg बढ़ा? टेंशन बढ़ा। तो इस नेट फोर्स की कैलकुलेशन हमने कैसे की? T माइनस m1g, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये दो हमको इक्वेशंस मिले और इससे हम दो क्वांटिटीज निकालना चाहते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। ओके, इसको हमने सॉल्व किया, E और T कैंसिल हो गया ऐड करने से, और इन दोनों को ऐड किया। दिस इज m1 प्लस m2g इज इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड किया। सॉरी, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो दिस इज m2 माइनस m2। ये कैंसल, दिस इज m2 माइनस m1। m2 माइनस m1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g। ये एक्सेलरेशन विच इज नेचुरली लेस देन g। ये g से छोटा होगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन g। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब अगर हम टेंशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस वैल्यू को a को यहाँ पर रखिए और यहाँ रख के टेंशन की वैल्यू निकालनी। इस इक्वेशन में कीजिए, टेंशन इज इक्वल टू m, और ये इधर m1 इंटू a प्लस m1 इंटू g करिए और करके बताइए टेंशन आएगा। तो ये टेंशन आपने निकाला ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। गुड, बिल्कुल ठीक। ये टेंशन करके देखिए कितना आता है या कोई डिफरेंट है। तो ये टेंशन की क्वांटिटी ये आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं कि A is acceleration, G is acceleration। यहाँ पर ऊपर भी m है, नीचे भी m है, डायमेंशन will cancel, तो A की डायमेंशन B की डायमेंशन सेम है। Is correct? E is what? फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है। क्या इसकी डायमेंशन मास की डायमेंशन है? तो आंसर है यस, क्योंकि नीचे सिंगल m है और ऊपर m मल्टीप्लाइड बाई m।
तो इधर एक कौन सी डायमेंशन बचेगी? मास, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, दैट इज फोर्स। टेंशन इज द फोर्स डायमेंशनली। अब इसके बाद हम लोगों ने एक जो चीज पढ़नी है, दैट इज अगेन कनेक्टेड मोशन। अभी बहुत तरह के फोर्स के एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। कनेक्टेड मोशन है, मोशन ऑफ ए रॉकेट है, इस तरह से। तो कनेक्टेड मोशन कहाँ होता है? हमने एक एग्जांपल देखा था कनेक्टेड मोशन का। और कोई ट्रेन मूव कर रही है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया F, इसके मास m1, m2, m3, यहां पर लिंक लगा हुआ है ये, जो कि एक दूसरे को खींचते हैं। ये लिंक में कुछ टेंशन है T1, इस लिंक में टेंशन है T2। हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द टेंशन इन लिंक नंबर 1 और व्हाट इज टेंशन इन लिंक नंबर 2। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम से समझिए या टोटल से समझिए। देखिए, इसके लिए पहले ये कौन सा सिस्टम है? कनेक्टेड सिस्टम। कनेक्टेड सिस्टम मतलब सब आपस में कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं हो सकते, सबका एक्सीलरेशन एक ही होगा। तो कनेक्टेड सिस्टम वो होता है जिसके सारे मेंबर्स का एक्सीलरेशन एक समान हो, क्योंकि वो एक ही बॉडी से कनेक्ट होता है। भले वो बॉडी बीच की लोहे की लिंक हो, भले वो बॉडी एक स्ट्रिंग हो, भले किसी भी तरह की बॉडी, उसमें ये होगा कि अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन भी a है और इसका भी a है। ये तीनों के एक्सीलरेशन a है, पूरा सिस्टम a से आगे जा रहा है। इस a एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हमको देगा एक्सीलरेशन a। अब यहां पर टोटल फोर्स कितना है? F। टोटल मास कितना है? m1, m2, m3। ये हमको क्या मिल गया? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम है तो ये तीनों कंपार्टमेंट, तीनों बोगी का एक्सीलरेशन इतना ही होगा a। अब हमको ये टेंशन निकालना है, टेंशन 1 कितना है? तो ये बताइए, ये वाली जो लिंक है, इस लिंक पर लोड कितना है? ये कितने मास को खींच रही है इस तरफ जा रही है? ट्रेन? तो ये किसको खींचती है? M1 को। ये लिंक किसको खींचती है? और ये वाली, ठीक है, ओके। तो ये टेंशन का फोर्स P1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। कितने मास को खींच रहा है? M1 को, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? एक्सीलरेशन। तो ये क्या हुआ? दिस इज M1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ये रहा एक्सीलरेशन, F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। this is tension in the string number 1। अब क्या आप इसमें बता सकते हैं what will be the tension in the link number 2? मास कितना लेना है? M1 प्लस M2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, वो आ जाएगा टेंशन 2। इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, टेंशन ऑन लिंक नंबर 2, टेंशन 2 इज M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स
M1 प्लस M2 प्लस M3। इस तरह से एक एक लिंक का टेंशन बढ़ता चला जाएगा। दिस इज कनेक्टेड मोशन। अब इसी का ये नोट हो गया। ये है जब हम लिंक लगाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए। अगर हमने लिंक नहीं लगाई और ये एग्जांपल देखो, ये एक बॉक्स है, इसका मास है M1, ये एक दूसरा बॉक्स है, इसका मास है M2। यहां पर हमने फोर्स लगाया F, तो ये मास इस मास को कितने फोर्स से दबा रहा है? यहां पर क्या ये पूरे फोर्स F से दबाएगा, कम फोर्स से दबाएगा? तो याद रखिए इस फोर्स के कारण दोनों मूव कर रहे हैं। ये जो मूव कर रहा है ये कुछ फोर्स को यूज कर रहा है, कितना? M1 मल्टीप्लाइड बाई A। ये किसको यूज कर रहा है? M2 मल्टीप्लाइड बाई A, और दोनों का सम कितना है? F। ये सीक्वेंस याद रखें। अच्छा, ये इसको, इस दीवार को कितने फोर्स से दबा रहा है? इसके लिए वही मेथड अपनाते हैं। मेथड याद करिए। पहला, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? कनेक्टेड बॉडीज, जो अभी तक हम कर रहे हैं, ये कनेक्टेड बॉडीज हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो इस कनेक्टेड बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हुआ? F अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। अब ये बताइए, इस दीवार पर यहां पर जो फोर्स लग रहा है, लेट अस से F1, ये F1 फोर्स किसको धक्का दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ M2 इस डायरेक्शन में। तो ये वाले फोर्स की कैलकुलेशन में हम कौन सा मास लेंगे? M2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। F1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन, so F अपॉन M1 प्लस M। ये आ गया F1। तरीका समझ आया? इसी तरीके को यहां पर लगा कर बताइए। ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, M1, M2, M3। यहां पर जो फोर्स लगता है उसका नाम है F2। यहां पर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं F। F2 is applied by mass number 2 on box number 3. From box number 2 to Box number 3. What is the force here? F2. ये निकाल कर बताएं। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ पर मास कितना लेना है? यहां पर जो फोर्स लगेगा ये कितना होगा? M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाय F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तरीका समझ आ गया? तो अगर हम पुश कर रहे हैं इसको लगाइए। अगर हम पुल कर रहे हैं तो जो पहले हमने बनाया था ये ट्रेन वाला एग्जांपल, इसको लगाइए। दिस विल गिव टेंशन, वहां पर होगा फोर्स ऑन दी कनेक्टेड मोशन का। और एग्जांपल आपने क्या देखा है कनेक्टेड मोशन का? हमने देखा दिस इज कनेक्टेड मोशन, और इसमें मास और टेंशन, ये दोनों निकाल सो दीज वर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टेड मोशन। इन सब के फॉर्मूलाज याद करिए, इन सब का एक्सप्लेनेशन याद करिए, प्रोसेस याद करिए,
अगली क्लास में हम लोग इन सब के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास प्लीज कम प्रिपेयर्ड विद ऑल द फॉर्मूलाज, ये बहुत जरूरी है ताकि हम लोग उसमें फिर न्यूमेरिकल्स बना सकें। थैंक यू।